नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं दी समाचार एक्सप्रेस। यूं तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता आज भी सवालों के घेरे में है, लेकिन कर्नाटका हाईकोर्ट में चुनाव आयोग एक ऐसा केस हारा है जिस पर अब गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं के सुधाकर। जब वो 2024 में चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, उस वक्त चुनाव आयोग ने उनके एक करीबी को करोड़ों कैश के साथ गिरफ्तार किया था। और फिर उस वक्त के सुधाकर ने अपनी ताकत लगाई थी, एक आईएएस अधिकारी को मैसेज तक किया था कि उस व्यक्ति को बचा दो। लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग कर्नाटक हाईकोर्ट में जाते जाते केस हार गया, जबकि उस व्यक्ति पर एफआईआर तक दर्ज कराए गए थे। अब समझिए यहां पर केस क्या है और चुनाव आयोग पर सवाल क्यों नहीं उठना चाहिए। के सुधाकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। क्या भाजपाई होना चुनाव आयोग को कमजोर कर गया कि कर्नाटक हाईकोर्ट में आप सबूत ही पेश नहीं कर पाओ और वो केस ही गिर जाए? समझिएगा, बताया यह जा रहा है कि अप्रैल 2024 में चिक्काबल्लापुर कर्नाटक लोकसभा क्षेत्र से यह मामला जुड़ा है, जहां लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग की फ्लाइंग स्क्वाड ने एक व्यक्ति गोविंदप्पा के घर से 4.8 करोड़ रुपए नकद जब्त किए थे। अब सांसद ने उस समय क्या किया, इनकी भूमिका क्यों विवादों में आई, और ऐसे केसेस में पहले चुनाव आयोग क्या करता था, कैसे ताकत झोंकता था, सबूतों को ढूंढता था, कार्रवाई तक बातें पहुंच जाती थी। लेकिन यहां क्या हुआ देखिए, उस समय डॉक्टर के सुधाकर जो चिक्काबल्लापुर से चुनाव लड़ रहे थे, उन पर आरोप लगा कि उन्होंने एक आईएएस अधिकारी, जिसे कोर्ट में CW2 के नाम से उस वक्त वो मेंशन किया जाता है, उनको व्हाट्सएप मैसेज भेजकर गोविंदप्पा की मदद करने की अपील की थी। मैसेज में जो लिखा गया था जरा देखिएगा, माधवारा गोविंदप्पा आईटी टीम एंड प्लीज हेल्प, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू, रिगार्ड्स। क्यों इस मैसेज की जरूरत उन्हें क्यों पड़ी? आखिर गोविंदप्पा अगर चुनाव के बीच में ऐसे घटनाओं में लिप्त पाए जाते हैं, ऐसे कृत्य में लिप्त पाए जाते हैं, तो एक उम्मीदवार उन्हें बचाने के लिए अगर मैसेज करेगा तो क्या यह मामला संगीन नहीं है? एक सवाल तो उठता है, केस क्यों दर्ज हुआ ये समझिए। कहा जा रहा है कि इस घटना के आधार पर उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 171B रिश्वतखोरी, 171C चुनाव में अनुचित प्रभाव और 511 जीवन भर कारावास या अन्य सजा के प्रयास के लिए सजा के तहत, साथ ही आरपी एक्ट यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 भ्रष्ट प्रथाएं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद मजिस्ट्रेट ने केस की सुनवाई शुरू की और समन जारी किए। अब इसका मतलब समझिए कि यह जो केस है डॉक्टर सुधाकर पर दर्ज हुआ, गोविंदप्पा के साथ संबंध होने के कारण यह मामला तूल पकड़ा। अब मजिस्ट्रेट ने जब नोटिस जारी किया, समन जारी कर दिया, तो यह बचने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पहुंचे। यहां पर कड़ियों को जोड़िएगा, ये भाजपाई हैं। अब ऐसे में क्या चुनाव आयोग जिस तेवर से इस मसले पर केस दर्ज कर आगे बढ़ रहा था, क्या तेवर नरम इसलिए पड़ गए? एक तो वे भाजपा सांसद बन चुके हैं, दूसरी बात यह कि अब भाजपा सांसद अगर हैं तो चुनाव आयोग के हाथ क्या कांपने लगते हैं? ऐसे सवाल उठते हैं। हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, हाईकोर्ट के पास जो सबूत गया, जज साहब ने क्या निर्णय दिया, समझिए। सुधाकर ने मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में जब याचिका दायर की तो उन्होंने दावा यह किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही नहीं है, कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर क्या होता है, कोर्ट में जस्टिस MI अरुण की बेंच इस केस की सुनवाई करती है। 3 अक्टूबर 2025 को इस प्राथमिकी को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि शिकायत, FIR और चार्जशीट में दिए गए आरोपों के आधार पर भी यह साबित नहीं होता कि सुधाकर ने कोई गैर कानूनी काम किया है। कोर्ट ने कुछ पॉइंट्स बताए। आखिर जब आपने कड़ियां जोड़नी शुरू की
तो उसमें आपने सही से सबूत पेश क्यों नहीं किया? यहां पर कोर्ट के तर्कों से क्लियर हो जाता है कि चुनाव आयोग ही यहां कमजोर पड़ रहा था या उन पर कोई दबाव था। पहला पॉइंट उठता है धन का संबंध। यह साबित ही नहीं हो पाया कि जब्त किए गए 4.8 करोड़ रुपए सुधाकर के थे या इन्हें चुनाव के लिए वोटरों को रिश्वत देने के लिए इस्तेमाल करना था। यूं तो यह क्लियर है, आज की तारीख में चुनाव में पैसे बांटे जाते हैं, लेकिन अब चोरी छिपे नहीं, योजनाओं का नाम देकर। जैसे बिहार में चुनाव है तो 10-10 हजार रुपए प्रत्येक महिलाओं के खाते में चले गए हैं। महाराष्ट्र में चुनाव था तो एडवांस किस्तें जो लाड़की बहन योजना की थी वो खाते में पहुंचा दी गई ताकि आप उन्हें पैसा दे सके। लेकिन इन सब के बावजूद अगर भाजपा सांसद का करीबी करोड़ों के कैश के साथ पकड़ा जाता है तो क्या होना चाहिए था? ऐसे में यहां चुनाव आयोग की भूमिका क्या होनी चाहिए थी? वो पकड़ते, ढूंढते, क्योंकि मामला इतना भी छोटा तो नहीं है कि 4.8 करोड़ रुपए हो और गोविंदप्पा उसे घर में पूजा करने के लिए रखे हो, दान करने के लिए रखे हो। चुनाव के वक्त अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ियां तो होंगी। अब देखिए, जो कोर्ट ने इसमें कहा कि यह साबित ही नहीं हो पाया, क्यों नहीं हुआ? जिम्मेदार कौन? जज साहब तो सबूत नहीं ढूंढेंगे ना। दूसरी बात, मैसेज का अगर विश्लेषण करते हैं तो यहां पर कोर्ट ने कहा व्हाट्सएप मैसेज में केवल गोविंदप्पा की मदद की अपील थी और इसमें रिश्वतखोरी या चुनाव में अनुचित प्रभाव का कोई सबूत नहीं था। क्या कोई उम्मीदवार इतना कच्चा खिलाड़ी है जो यह कहेगा कि यह पैसा चुनाव के लिए है, साफ साफ लिखेगा कृपया इसे बचा कर रखें, हम इसे आगे बांटने वाले हैं? वो मैसेज में ऐसे ही कोर्ट में ही बात करेंगे। और अधिकारियों से वो क्यों अपील कर रहे हैं? चुनाव के वक्त में वो अपनी भूमिका संदिग्ध क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? क्या उस पैसे का यूं ही जब्त हो जाने का गम था? यह मसला गंभीर नहीं तो और क्या है? कोर्ट में चुनाव आयोग इस कड़ी को भी जोड़ने में असफल क्यों रहा? कोई सबूत क्यों नहीं ढूंढ पाया 1 साल बाद भी? क्या भाजपा सांसद को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई? आईएएस अधिकारी के बयान पर भी कोर्ट ने अपनी टिप्पणी दी कि सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि आईएएस अधिकारी के बयान में सुधाकर के खिलाफ कोई अन्य आरोप नहीं है सिवाय उस मैसेज के। मतलब गोविंदप्पा के घर करोड़ों कैश मिल जाए, वो मैसेज जाए उन्हें बचाने के लिए, और के सुधाकर खुद चुनाव उसी क्षेत्र से लड़ रहे हो, उम्मीदवार हो, इसके बावजूद भी चुनाव आयोग इन कड़ियों को जोड़कर सबूतें इकट्ठा नहीं कर पाता है और कोर्ट में वो दे भी नहीं पाता है। तो जज साहब तो ऐसे केस को खारिज करेंगे। गंभीर सवाल है या नहीं? कोर्ट ने क्या कहा? जब देख लिया कि इसमें चुनाव आयोग ने अपने ही कदम आगे नहीं बढ़ाए तो क्या होगा? निर्णय हुआ, कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों से आईपीसी की धारा 171B, 171C, 511 या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत अपराध सिद्ध ही नहीं होता, तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इन पर नहीं होगी। इसलिए याचिका स्वीकार की गई और केस को रद्द कर दिया गया। चुनाव आयोग बेसिकली यह केस जानबूझकर हार गया, उसे क्या फर्क पड़ता है? अब सोचिए कि अगर ऐसा ही केस किसी कांग्रेस नेता पर होता तो चुनाव आयोग क्या इन्हें छोड़ देते? यहां तो सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए आजम खान की सदस्यता छीन ली जाती है। मामला अगर भाजपा सांसद का हुआ तो चुनाव आयोग कोर्ट में केस ही हार जाता है। अब सोचिए ना, 2016 तमिलनाडु का MR विजया भास्कर केस, आपको याद होगा कि वहां विधानसभा चुनाव के दौरान विजय भास्कर पर वोटरों को पैसा बांटने का आरोप लगा था, नकद बांटे थे। चुनाव आयोग ने पकड़ा था, कार्रवाई हुई, वहां के रिटर्निंग ऑफिसर तक को बदल दिया गया, पूरे क्षेत्र में पुनर्मतदान का भी आदेश हुआ। क्यों? क्योंकि कड़ियों को जोड़ लिया गया था, सबूत ढूंढ लिए गए थे। कोर्ट में इसे चैलेंज भी किया गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने विजय भास्कर को झटका दिया था क्योंकि सबूत थे और अब सबूत नहीं मिलते हैं। सवाल तो उठेंगे। तो यह मामला सिर्फ एक उम्मीदवार या एक चुनाव की कहानी नहीं है, यह संस्थागत विश्वास की परीक्षा है जहां चुनाव आयोग बार बार डगमगा रहा है। और ऐसे में चुनाव आयोग भी लगता है कि पॉलिटिक्स खेलना जान गया है। अंतिम सवाल जो 3 पॉइंट में मैं उठाता हूं, जरा देखिए। क्या चुनाव आयोग को अब अपनी कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए? क्या अदालतों को ऐसे मामलों में निष्पक्षता की गहराई से जांच करनी चाहिए?
क्या जनता को अब चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है? हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।